गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिटी लेक्चर नंबर 9। कल हमारी क्लास हुई थी, प्रधानमंत्री शुरू हो गए थे, आया ना, बस थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया था और आपको जबरदस्ती पढ़ाया था। ठीक है, हम शुरू वहीं से करेंगे जहाँ से छोड़ा था। ठीक है, थोड़ा वहाँ से रिकैप करवा देंगे क्योंकि बेहोशी की हालत में थे कल। अब देखते हैं क्या कितना आपको याद है उसका। ठीक है, चलते हैं। आपके न्यायिक शक्तियाँ करा दी थी हमारे, और इनमें देखोगे तो आपका क्या था, कृपा कर रहे थे, सीआरपी आ रहा, ये 5 तरह के थे आपके क्या समाधान जो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 72 में। फिर हमने आपका वित्तीय शक्तियों के मामले में बोला था, उसके बाद में अन्य विधायी शक्तियों के मसले बताए थे उनके। अध्यादेश क्या है, उल्टा जा रहा है क्या, उल्टा जा रहा है। सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, फिर अध्यादेश फिर से आ गया था। फिर उपराष्ट्रपति के विषय में बात हुई थी हमारी, उनकी अर्हताएं, निर्वाचन, इनकी चर्चा हो गई थी। अब हमारा टॉपिक यहाँ हमने कल थोड़ा पढ़ भी लिया था, लेकिन फिर से कहानी जो है ना, एक कहानी बन जाए उसके लिए हम यहीं से शुरू करेंगे। भारत का प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल चीज, कोई भी पॉलिटिक्स में जाता है ना, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। समझ आएगी बात है? तो क्या है आपका भारत का प्रधानमंत्री। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को क्या भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है? तो उत्तर है सर आपका हाँ जी, बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का, अच्छा यदि आपका ये हो जाएगा तो सेम आपका टॉपिक कहां जाता है, राज्यों में भी। क्या किसी व्यक्ति को राज्य का सीएम या राज्य में मंत्री आपका बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। सेम वही रूल है कि 6 महीने के भीतर राज्य विधानसभा या विधान परिषद से, जिनमें विधान परिषद है, तो उनमें से किसी सदन का सदस्य होना। क्या ऐसा उदाहरण है? जयललिता तमिलनाडु की सीएम रही, है ना, उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ती थी। जैसे 6 महीने का आखिरी दिन रहता था, त्याग पत्र दे देती थी और अपने विश्वास पात्र को। पनीर सेल्वम साहब, दूसरे दिन भाई साहब का त्याग पत्र हो जाता। सेल्वम साहब कहते हैं यार ये सही है यार, एक दिन के सीएम बनते हो। फिर दोबारा से फिर 6 महीने तक कोई टेंशन भी नहीं थी। इसका दुरुपयोग कहें, सदुपयोग जो भी है, खूब करा मैडम ने, चुनाव ही नहीं लड़े। बड़े बड़े नेता कई बार चुनाव नहीं लड़ते, राज्यसभा से आ जाते हैं। इंदिरा गांधी मैडम ने कभी नहीं लड़ा, राज्यसभा से आती थी। मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही आते, हालांकि उनको तो बनाया गया था। तो कोई भी प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, वो भी आपका क्या बन सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति भी बन सकता है बिना एमपी हुए भी। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उन्हें एमपी, या राज्यों की बात करें तो एमएलए होना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री होता क्या है सर? आपका शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासन है या सरकार का क्या है, प्रमुख होता है। सर 2 शब्द से मैंने परिचय कराया था। भारत का वैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसको बोलते हैं आपका डी जूरे हेड, डी जूरे हेड ऑफ द स्टेट, या डी फैक्टो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी वास्तविक जो मालिक है या वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। और ये होता कौन है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है वही लोग सरकार बनाते भी हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बात बताएं, यदि स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति अपना दिमाग लगा सकते हैं किसको बुला रहे हैं, लेकिन उतना ही कर सकते हैं। असल में बात क्या है, मान लीजिए राष्ट्रपति ने फेवर भी कर दिया, किसी को कम सीट वालों को बुला भी लिया, मुद्दा क्या है, 1 महीने के अंदर उन्हें फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। यदि एमपी लोग कम हो गए तो सरकार गिर जाएगी। बस इतना चीज ध्यान रखना। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर हमने बात करी थी कि इनकी जो चर्चा आती है प्रधानमंत्री की, तो देखिएगा एक तो क्या है, आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति महोदय जो मंत्रिपरिषद है उसके परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। यहाँ पे थोड़ा क्या है, प्रेशर बनाया गया, मतलब ये जो शब्द है ना, इस पे जोर डाला गया है कि परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। इस 74 ने राष्ट्रपति महोदय की सारी शक्तियां क्या कर ली, मंत्रिपरिषद के हाथों में चली गई, और मंत्रिपरिषद का हेड होने के नाते प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई। अब बात एक और आती है, कल हमने बात कही थी कि वो कैसे मंत्रिपरिषद कैसी भी सलाह देते, राष्ट्रपति को माननी है, और ऐसी सलाह की कोई जांच नहीं होगी किसी न्यायालय में। मालूम पड़े इन्होंने सलाह गलत दी, सही दी, उसकी जांच किसी न्यायालय में नहीं होगी। ये भी आपका 74 में लिखा हुआ है, सारी चीजें होगी हमारी। अब 75 की बात करते हैं। 75 में क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, और शपथ भी कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। इस हिसाब से एक प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो है आपका 75 में, या 74 आंसर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे गौर से ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या इसमें चर्चा यहाँ देखने को मिलेगी तो पहले वाले में ही आंसर लगा देते हैं। नहीं, ध्यान रखना, जब भी आपका वो आएगा ना, तुम्हारे पास ये नोट्स कैसे हैं? लाइब्रेरी में क्या छूट गए उसके? अच्छा, ओके, क्योंकि यही वाले थे ये जो दिए जाते थे।
सेम क्या, वो यहीं से जाते ही थे वो। चलो ये फिर से मौका आएगा, नई जो नोट्स रहेंगे ना इसी तरीके से जाया करेंगे, अभी वक्त नहीं है थोड़ा, अदरवाइज मेरा पुराना जो तरीका है ना नोट्स देने का वो रहेगा, बरकरार रहेगा, अभी नहीं। अभी से दे दो मतलब। चलो तो ये बात समझ में आएगी, शपथ की भी बात होगी। सलाह जो है ना इन्हीं की, प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। यहाँ राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से आपके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, जो चाहेंगे कौन, प्रधानमंत्री, उन्हीं की नियुक्ति होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसका इस्तीफा भी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मंत्री है कब तक रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, मंत्री की कोई अवधि नहीं है। कहने का मतलब कब तक, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, और राष्ट्रपति कब तक चाहेंगे, जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी। मंत्रिपरिषद कब, मतलब उसका हेड बोले तो प्रधानमंत्री, यानी कोई मंत्री हट भी नहीं सकता है, जब चाहे तब उसका क्या बदली कर सकते हैं। तो ये है सर खेल। तो पीएम सहित जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, उसके सदस्य क्या रहेंगे, लोकसभा के टोटल के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते थे, नहीं हो सकते। ये 91 आपका क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम कब का है, 2003 का। ये तब बात आई थी 2003 में। उससे पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे, और लोग क्या करते थे, कोशिश भी करते थे कि वो वाली जो समय आया था ना, कौन सा वाला, गठबंधन की सरकारों वाला, उस टाइम पे जब स्पष्ट नहीं था तो लोग गठबंधन करते थे, हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन हमें ये पद चाहिए। तो मजबूरी में सरकारों को पद में से पद बनाने पड़ गए। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे मंत्रालय बना दिए गए, खेल मंत्रालय अलग, कूद मंत्रालय अलग, मतलब जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो ऐसा करके हो रहा था, समझ आएगी बात है। हालांकि ऐसा होता नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं खेल मंत्रालय अलग, कूद कपड़ा मंत्रालय अलग, धागा मंत्रालय अलग, तो फालतू की चीजें हो रही थी। तो अभी क्या है सर, अभी ये नियम लागू रहता है कि कितना बड़ा मंत्रिपरिषद हो सकता है, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, तो लोकसभा के टोटल के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। उससे कम तो तुम 10-15 भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम क्या है आपका, गवर्नमेंट, और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये 15 की बात नहीं कर रहा हूं। चलो क्या बात होगी। अब चलते हैं सर आगे पदावधि की बात करेंगे। पदावधि किसकी, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री की पदावधि कब तक रहेगी, तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रधानमंत्री भी कब तक रहेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और आपका राष्ट्रपति का प्रसाद कब तक मिलता रहेगा, जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी। मंत्रिपरिषद कब तक चाहेगी, तो प्रधानमंत्री चाहेंगे। समझ आई बात है। प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री खुद चाहेंगे, है ना। अब खुद चाहेंगे का मतलब वो नहीं है, एक पहलू है ये। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री खुद को मतलब इस्तीफा भी दे सकते हैं, मंत्रिपरिषद को भंग करने का भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो यहां तक बात आ गई। समय सीमा कोई रेखांकित नहीं है पदावधि की, प्रधानमंत्री के लिए ध्यान रखना। उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली बात तो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक प्रधानमंत्री खुद को हटाने की भी एडवाइस नहीं देते हैं, तो वो भी बात होगी, एक चीज होगी। और मंत्री के बारे में तो आप जानते ही हो, मंत्री को तो कभी भी उठा सकते हैं। ये थोड़ी बात टेक्निकल थी जो मैंने समझाई। और क्या है सर आपका, कि तभी जब आपका प्रधानमंत्री क्या करे, पीएम लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। एक कंडीशन कब है पदावधि, यदि लोकसभा में, लोकसभा बोले थे लोअर हाउस, उसमें बहुमत खो दिया तो प्रधानमंत्री रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसलिए इनकी कोई टेक्निकली कोई आपका पदावधि का अवधि नहीं है, कोई समय नहीं है। लोकसभा में जब तक उसका बहुमत बना रहेगा तब तक वो क्या रहेगा, आपके प्रधानमंत्री रहेंगे। या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी खुद के लिए आपका हटाने की व्यवस्था न कर दे तब भी है। और कब है कि सामान्य रूप से कि लोकसभा, अच्छा अधिकतम समय कितना है, 5 साल। अधिकतम वाला है वो 5 साल जो एग्जाम में आता है। अच्छा छोटे एग्जाम में उसको 5 साल ही मान के चलना। प्रधानमंत्री की जो कार्यावधि है वो कितनी है, 5 साल है। दोनों बातों में अंतर है, मैं समझा रहा हूं। एक टेक्निकल चीजें भी बता रहा हूं और वैसे आंसर के लिए भी बता रहा हूं। तो क्या कितना है आपका, तो अच्छा एक ऑप्शन में डाल दे कोई समय सीमा रेखांकित नहीं है, तब आंसर उसको मारना। वास्तविक रूप से कोई नहीं है। ये तो क्या है, ये तो क्या है, दीर्घतम कार्यावधि है। 5 साल बाद में तो अपने आप किसी भंग होनी है ना, अगले चुनाव आने, तो ये क्या है, दीर्घतम है। सामान्य उसमें वो बात अलग है कि तुमने वो कर दिया क्या, राष्ट्रीय आपात आ गए तो वो समय बढ़ के अलग हो जाएगा, वो तो कोई आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको भी नहीं बोलेंगे। दीर्घतम 5 वर्ष ही माना जाएगा सामान्य अर्थों में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रही है, सारी सिचुएशन कंडीशन लगा के चल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपातकाल में तो कितनी भी लोग बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा की दीर्घतम कार्यावधि कितनी है आपकी, 5 वर्ष है, ये समझ में आ गया। ठीक है, त्याग पत्र किसको देंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को देंगे। अच्छा मान लीजिए त्याग पत्र दे दिया या फिर आपका प्रधानमंत्री का निधन हो गया, दोनों ही स्थिति में मंत्रिपरिषद पूरा क्या हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा। कहने का मतलब पूरे मंत्री किस बात पर टिके हुए हैं, जब तक प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो सारे मंत्री खत्म। खत्म का मतलब मरना नहीं है, सारे आपका क्या है, नए सिरे से दोबारा शपथ लगाई जाएगी उनकी। मान लीजिए टकला साहब ने, क्या नाम है उसका यार, अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया, अमित शाह ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या प्रधानमंत्री वगैरह कोई नहीं देंगे, यानी मंत्री के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वास्तविक रूप से जो प्रधानमंत्री है, यदि उसने इस्तीफा दे दिया तो दोबारा से मंत्रिपरिषद नहीं बनेगी।
इलेक्शन नहीं, इलेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है, इलेक्शन जरूरी नहीं है। अरे क्या होता है, आज फ्लो टेस्ट होगा, जब तक कोई राष्ट्रपति ना चाहे, अब सिचुएशन ही नहीं है, सरकार नहीं बन सकती, और समय आपका अभी अभी इलेक्शन हुआ तो तुरंत नहीं बनाए जाते, कोशिश की जाती है कि दूसरी पार्टी को मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि मर गए, इस्तीफा दे दिया तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा हुआ भी है। इंदिरा जी नहीं रही थी तो बीच में कार्यवाहक के लोग बनाए गए थे, समझ आ रही है ना मेरी बात, समझ आई, ठीक है। चलो, तो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा, इसकी बात हो रहे हैं, वो पुराना मंत्रिपरिषद नहीं चलेगा, ये नया ही बनाना पड़ेगा, दोबारा से शपथ होगी इनकी, ठीक है। कोई मंत्री नहीं रहेगा, यहां तक बात आ गई। सर आगे चलते हैं, वेतन भत्ते क्या है प्रधानमंत्री के, तो क्या है सर, आपका संसद सदस्य के रूप में इसको मिलता है वेतन भत्ते, ठीक है। वेतन भत्ते आपके संसद सदस्य और प्लस थोड़े बहुत उसके रूप में मिलते हैं, थोड़ा बहुत और मिलता है। देखो क्या है आपका, कितना मिलता है, 2,80,000 प्रधानमंत्री का वेतन। अब कितना ही है, संसद सदस्य वाला तो मिलता ही है, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिलता है। चलो देखते हैं आपके, अब क्या है आपका, आगे चलते हैं। आपका शक्तियां व कार्य क्या है प्रधानमंत्री के, तो अब ये ज्यादा नहीं पढ़नी, क्योंकि जो शक्तियां राष्ट्रपति की थी वो सब इसी की हैं। कैसे करेंगे, तो ये टॉपिक छोटे होते जाते हैं। सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है ना पॉलिटी में, वो होता है राष्ट्रपति वाला, उसमें धैर्य धारण कर लिया तो पूरी पॉलिटी के लिए आप तैयार हो गए, और वहीं सो गए तो गए, फिर पॉलिटी आपको कठिन लगेगी, क्योंकि आपका जो लिंक है ना वो टूट गया। शक्तियां व कार्य में बात करें तो व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। व्यवहारिक का मतलब सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति की है, लेकिन वास्तव में किनकी है, प्रधानमंत्री की, उन्हीं का व्यवहारिक प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। अब चलते हैं, आप पॉइंट उठाएंगे, मंत्रिपरिषद के संबंध में इनकी शक्ति क्या है। सर समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद में जो मंत्री हैं उनमें क्या होता है, हेड होता है या प्रधान होता है, विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है, बांटने का काम किसका है, इसी का है। तीसरी बात, जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। अरे हेड वही है तो अध्यक्षता कौन करेगा। और ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने पूछ लिया, वहां एग्जाम का प्रेशर रहता है, हमें लगता है ऐसा होता होगा। यानी जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे चलते हैं, मंत्री को बर्खास्त किस पे, आपका राष्ट्रपति को सलाह दे दे, कौन दे दे, प्रधानमंत्री, तो मंत्री क्या हो जाएगा, बर्खास्त। मंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, कौन, प्रधानमंत्री, उसी की सलाह पे आपका बर्खास्त भी हो जाएगा। तो ये भी पावर है मंत्रिपरिषद के संबंध में। प्लस एक चीज ध्यान रखना, इस देश में नीति निर्धारक कौन है, तो दो है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, साथ में कौन, प्रधानमंत्री, ये नीति निर्धारक होते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में इनकी पावर क्या है सर आपकी, ये मंत्रिपरिषद के संबंध में बात होगी। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, गौर से समझने की कोशिश करोगे तो आनंद आएगा इसमें। अब बताओ राष्ट्रपति के संबंध में इनकी पावर क्या होगी। पहली बात, सलाह देते हैं, यह परामर्श प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, किसकी नियुक्ति के लिए, कुछ गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जैसे आपका एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अभी हम पढ़ेंगे, रुक जाओ। देश का क्या होता है, मुख्य विधि अधिकारी होता है एजीआई। सीएजी की नियुक्ति में भी किनकी सलाह पे होती है, आपकी प्रधानमंत्री की सलाह पे होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यूपीएससी के अध्यक्ष होगा, उसके मेंबर की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा होती है। फिर उसके बाद में बात करेंगे क्या, आपका फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष होगा, उनके सदस्य की भी होती है, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। ये सारी चीज होगी। चलते हैं आगे अगले पॉइंट पे कि संसद के संदर्भ में हमारी चर्चा क्या रहेगी। थोड़ा बहुत बदलाव रहता है इसमें, एग्जैक्ट नहीं रहता है। संसद के संदर्भ में बात करेंगे तो क्या है सर आपका, अभी हमने पढ़ा था कौन सा, आपका मंत्रिपरिषद के संबंध में, तो मंत्रियों के चाहे नियुक्ति हो चाहे बर्खास्तगी हो, ठीक है, चाहे आपका क्या हो, उनके पद आवंटित करने हो, मंत्रालय आवंटित करने हो, सब पावर थी मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति वाले में बात करें, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं किसके नियुक्ति में, बहुत सारे सरकारी अधिकारी, इसमें सीएजी हो गए, फाइनेंस कमीशन के हेड हो गए, सदस्य हो गए, यूपीएससी वाला हो गया, और क्या था आपका पहला वाला कौन सा था, एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी चर्चा आएगी उसकी। संसद के संदर्भ में परामर्श देते हैं, इन्हीं के परामर्श के आधार पर सत्र आहूत व अवसान होता है। कहते हैं ना, राष्ट्रपति की शक्ति थी संसद के सत्र को बुलाने की और संसद के सत्र को अवसान करने की, है ना। वास्तव में किसकी सलाह पे की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह, और इन्हीं की सिफारिश पे लोकसभा का विघटन हो सकता है किसी भी समय पर। लोकसभा का विघटन, यह प्रधानमंत्री है, लोकसभा को भंग करते, अब चुनाव होगा, विघटन हो गया तो लोकसभा भंग की बात है, वो अलग है। राष्ट्रपति, अब यह है कि मान लीजिए लोअर हाउस में, लोकसभा में बहुमति खो दे प्रधानमंत्री, तब राष्ट्रपति दूसरे को बुलाने का न्योता देंगे। लेकिन मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री अब तो नहीं कुछ कर सकते, चुनाव का टाइम चल रहा है, आप कुछ ड्रामे नहीं कर सकते, बस्ता पैके फिलहाल तो, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री हो गए और वो क्या कर रहे हैं, वो कहे मैं पूरी इसी को भंग करना चाह रहा हूं, लोकसभा को। लोकसभा भंग होगी तो चुनाव दोबारा होंगे, और बहुमत खुद खो दिया लोकसभा में, तब राष्ट्रपति कोशिश करेंगे कि दूसरे दल को बुला के इन्वाइट करके, और सारी सिचुएशन ही खत्म हो जाएंगी, तब अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, आपके दोबारा से आपके बुलाया जा सकता है। अदरवाइज ज्यादा आपका काम करते नहीं है राष्ट्रपति, क्योंकि सारा मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। चलो, कब ये लोकसभा के विघटन का कब सिफारिश नहीं कर सकते प्रधानमंत्री, जब आपका क्या कर रहे हैं, बहुमत खो दें तो नहीं कर सकते, तब पावर नहीं उनमें,
तब विवेकाधीन शक्तियां आ जाती हैं किनकी? राष्ट्रपति की। आ जाओ, सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। आपका क्या है? आपका रेजोल्यूशन बाय यूनियन कैबिनेट। सभा पटल पे कहने का मतलब, सभा पटल का बोले तो संसद के सभा पटल पे राष्ट्रपति महोदय बहुत सारी नीतियों की घोषणा भी करते हैं। अच्छा, कई बार बजट भाषण देने आते हैं तो मेरी सरकार ने ये किया, ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये सब क्या है? नीतियों की घोषणा ये खुद करते हैं। और किन के आधार पर ये बनाते कौन है? यहाँ पीएम और उनका मंत्रिपरिषद, यही तो बनाते हैं पूरा बजट भाषण वगैरह ये सब। ठीक है, ये सारी चीज होगी। अब चलते हैं सर, आपका जो 2019 में हुआ था लोकसभा इलेक्शन, 17 में हुआ था, 17वीं लोकसभा थी। अब कौन सी आ रही है सर? 18वीं लोकसभा 2024 में चल रही है अभी। ठीक है, देश का महात्योहार कहा जाता है, जिसमें पहले 2019 में 543, ठीक है, +2 +7 ऐसे करके आपकी थी आपकी, तो 543 ही मेन रहती थी। 2 कौन होते थे आपके? एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन नहीं है। ठीक है, चलो, तो 272 लाने अभी भी, क्योंकि किससे कैलकुलेट होगा आपका? 543 से। इसका बहुमत चाहिए तो सर 272 तो अब भी चाहिए। समझ में आ रही है ना? वो तो अभी भी काउंट है ही नहीं पूरी तरह से। 11 अप्रैल को हुआ था, 7 चरण में हुआ था। नरेंद्र मोदी 15 में प्रधानमंत्री बने थे। अब देखते हैं 16 में कौन बनेंगे। ठीक है, 7 चरण थे बेटा, 7 चरणों में चुनाव हुआ था। ये अलग है, ये आपकी सीट खाली रहती थी। ओवरऑल बात करोगे तो कितने हो गए? 545, 552 है ना ओवरऑल 500 कैपेसिटी। जो 7 भरी नहीं जाती वो पीओके वगैरह के लिए छोड़ दी यहाँ। हाँ, वो वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ आई बातें। 7 चरण में हुआ था। अभी देखते हैं, अभी तो खाली, अभी तो हम जिस अभी पढ़ाते हैं, अभी कोई रिजल्ट ही नहीं आया तो करंट में डालूंगा। ठीक है, ये वाली बात होगी सर। अब चलते हैं सर, आपका अगला वाला इंपॉर्टेंट पहलू आपका अन्य कार्यकाएं, अन्य संदर्भ देख लेते हैं। हमने संदर्भ देखे 3 अभी, मंत्रिपरिषद के संबंध में या संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में, और तीसरा देखा हमने कौन से? संसद के संदर्भ में। संसद के सत्र को बुलाना या अवसान करना, ये भी प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है सर। ये शक्तियां हैं। अन्य शक्तियों में बात करेंगे भाई साहब, प्रधानमंत्री साहब अध्यक्ष हैं किसके? आपके नीति आयोग। और ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है सर, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन रहते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, नीति आयोग का। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना हुई थी हैप्पी जनवरी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म ध्यान रखना, NITI। इसका नीति का फुल फॉर्म क्या सर? नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है वो इंस्टीट्यूट कर देता है। इंस्टीट्यूट नहीं है वो, इंस्टीट्यूशन है ये। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टी से ट्रांसफॉर्मिंग, बदलने के लिए, परिवर्तन, ठीक है, करने के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ओके। भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, क्या कहेंगे ऐसे करके, परिवर्तन संस्थान करके। अच्छा, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके बताओ? प्रधानमंत्री मोदी। कौन थे आपके? चलो ठीक है, प्रधानमंत्री होता ही है, लेकिन ऐसे बनने वाले कौन थे? प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद में पहले उप चेयरमैन कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे आपके? तो ये अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। अभी ये क्या बताओ? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के? 16 में वित्त आयोग के, कल परसों पढ़ाया है। ठीक है, यही करंट की चीज है। ओके, तो बीच में राजीव कुमार बने, फिर उसके बाद में सुमन बेरी। अभी वर्तमान में बात करें, अभी फिलहाल की बात है, चेक कर लिया मैंने कल परसों। जब भी मैं नोट्स लाता हूँ मैं रिवाइज करके लाता हूँ। तो फिलहाल में कौन है आपके? सुमन बेरी साहब। कब से? 2022 से। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, हिंदी में लिखा हुआ है, वहां पे केवल इंग्लिश में, मुझे ये भी पता कितना बदला है। तो सुमन बेरी साहब क्या है आपके? अभी किसके? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। कौन है आपके? उपाध्यक्ष हैं। चलो यहीं से मैं बात करूंगा। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। कौन है आपके? परमेश्वरन अय्यर। ये 2 ही लोगों को ध्यान रखना, परमेश्वरन अय्यर। चलो, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है आपका? केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर से सुनो, केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? चलो, तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखो, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल जो आपका हेड है, वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसे करके प्रश्न रहेगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री। क्या छोटे छोटे शब्दों से खेलेगा एग्जामिनर आपके साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा, नेशनल जो डिजास्टर होता है ना आपका, उसको जो है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथ में रहती है। आपदा प्रबंधन, नेशनल जो आपका रहता है ना, क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट को देखने वाला सर्वे सर्वा कौन है? प्रधानमंत्री होता है। ये अन्य उनमें आता है सर। और बात करें तो किन किन जो कुछ परिषद है उनका अध्यक्ष होता है, तो नंबर 1 पे क्या है आपकी? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उसके बाद में तीसरी कौन है आपकी? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है आपका? प्रधानमंत्री। और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है आपका? प्रधानमंत्री। तो 4 परिषद हो गई, एक ये हो गया, एक आपदा प्रबंधन भी हो गया, और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी हो गया। चलो एक बार फिर से देखते हैं, ये अन्य वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात,
पढ़ने में टाइम लगा, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री। अन्य संदर्भ में पहला है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया साहब, अभी कौन है, सुमन बेरी, ये हमने इतना पढ़ लिया। सीईओ कौन है आपके, परमेश्वरन अय्यर, इतनी बात होगी। अब और आगे बढ़ो, कहां पहुंचे आपके, बिना देखे, इससे ब्रेन डेवलप होता है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। आगे चलते हैं, अब अध्यक्ष की उठा लेते हैं, 3-4 चीजों का अध्यक्ष होता है ये। सबसे पहले आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा या आपदा प्रबंधन जो बोर्ड है, जो भी आपका नेशनल लेवल पे, उसका हेड कौन होता है, यही प्रधानमंत्री होता है। आगे चले हम आपके, सबसे पहले राष्ट्रीय विकास एनडीसी बोलते हैं इसको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमने जल की बात की थी, तो राष्ट्रीय जल संसाधन जो परिषद है, ठीक है, उसका भी अध्यक्ष कौन है, आपका प्रधानमंत्री। और तीसरे नंबर पर उनमें से 4 में से अंतर्राज्यीय तो उधर है, हाँ इधर हाँ राष्ट्रीय एकता परिषद, उसका भी अध्यक्ष कौन है। अब उधर कौन जाओ, चौथे पे अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल बोला जाता है, आईएससी बोला जाता है, इंटर स्टेट काउंसिल, उसका हेड भी प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये वाली स्लाइड जो है वेरी इंपॉर्टेंट थी, छोटी जगह में बहुत सारे आपके क्वेश्चन है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते सर आपके, अब ये इजी वाला आ गया सर, बहुत सरल वाला है, ये अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं हम आपके कहां पे। तो सर देखिएगा, टॉपिक है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अरे मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, केंद्र वाली की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो सीओएम है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो हमने बात करी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपके, अच्छा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 91वां संविधान संशोधन 2003 उसमें हुआ, उसमें आर्टिकल 75 फर्स्ट के में आपका ये जोड़ दिया, एक नया जोड़ा गया, उसमें क्या कहा, ये वहां पे जोड़ा गया है, 75 में जोड़ा गया, ये 75 में क्या, पीएम की नियुक्ति, और वहीं पे वो मंत्री वगैरह है ना, उसी में पीएम के साथ साथ में मंत्री भी है ना। तो उसी में एक ये बदलाव किया गया था ना 15% वाला, कि मंत्रिपरिषद का साइज कितना होगा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलो तो अब देखिएगा, 3 प्रकार के मंत्री है। जनरली पहले आपका मंत्रिपरिषद 60 से 70 की हुआ करती है, आइडियल मानी जाती है, ज्यादा भी हो सकती है। 15% के हिसाब से देखें तो कितनी है आपके, लगभग 543 है। अभी टोटल की बात करें तो कितना है, 552 है ना टोटल। तो मान लो कितने आपके, कितने हो गए, 55 लोग हो गए। अरे 2 पे मत जाओ, मोटा मोटी माने तो कितने हो जाएंगे, 10% कितना हो गया, 55, और आपका 5% और लो तो 25 तो उधर हो गया, और 2 2.5 1 का सर्कल कर देना, ठीक है। तो कितने हो गए, 25 75 है, 85 लगभग राउंड फिगर में आपका 85-86 आपका ये रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम में ये है कि आप 70 75 80 ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 100 हो जाएं। एक समय ऐसा भी आया था कि मंत्री आपके 100 से ऊपर हो गए थे, तो वहां इसलिए ये लाया गया। आ जाओ, तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं आपके पास में। एक होता है कैबिनेट मंत्री, हर कोई व्यक्ति चाहता है यदि मैं मंत्री बनूं तो कैबिनेट वाला मंत्री बनूं, यही पावरफुल होते हैं, यही सरकार चलाते हैं वास्तविक रूप से। मंत्रिपरिषद में भी मेन होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में भी आपके होते हैं 3-4 आपके विभाग हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन सा, रक्षा विभाग, कौन सा वित्त विभाग, कौन सा गृह विभाग, कौन सा विदेश विभाग, ये तो मेन होते हैं। यही बड़े बड़े लाभ वाले पद हैं, इन्हीं के लिए सबसे बड़ी चीजें रहती है, ध्यान रखना। ये जिन पे ये मान लो प्रधानमंत्री के किचन कैबिनेट का हिस्सा है। सर ये किचन कैबिनेट क्या होता है, जिन्हीं उन्हीं लोगों से वही लोग वास्तविक रूप से देश चलाते हैं, क्या होगा नहीं होगा उन्हीं की मीटिंग होती है, ठीक है। चलेगा, कैबिनेट मंत्री इनकी संख्या 15 से 20 होती है, ज्यादा नहीं होती। ओवरऑल में से पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से 15 से 20 ये रहते हैं। रेंज है, कितने भी रख ले, ठीक है, कितने भी नहीं मतलब उतने रहेंगे। तो मंत्रिमंडल या कैबिनेट का हेड कौन होता है आपका, कैबिनेट मंत्री, या कैबिनेट का हेड कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट में ही रहते हैं, इन्हीं के पास में रहते हैं। जैसे आपके कौन से हो गए, रक्षा, वित्त, गृह, अच्छा ये लिखा हुआ भी है, चलो यहाँ पे हो गया। अब दूसरा हो गया सर राज्य मंत्री, और तीसरा हो गया उप मंत्री। राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर, अब ये 2 तरह के होते हैं सर। राज्य मंत्री सहायक, ये क्या करेगा, इसका सहायक होता है। कैबिनेट मंत्री, कोई मंत्रालय इतने बड़े होते हैं कि अकेले एक से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए सहायक लाए जाते हैं, इसलिए बोला जाता है उनको आपका स्टेट मिनिस्टर। जैसे आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें आपका एक रहेगा फाइनेंस मिनिस्टर, एक रहेगा आपका स्टेट मिनिस्टर फाइनेंस, ऐसे करके आपका मंत्रालय बना जाएगा। जो किसकी सहायता करेगा, जो आपका कौन है, कैबिनेट मंत्री, इसका फाइनेंस का। या गृह विभाग का, किरण रिजिजू साहब किसके आपके गृह मंत्रालय में, किसके, राज्य मंत्री है गृह मंत्रालय के। या कोई और भी आपके बदलाव होते रहते हैं, मेरी बात समझ में आई। जो कैबिनेट मंत्रालय है वो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उसके लिए कई बार एक मंत्री से काम नहीं चल पाता है, तो उसके काम कार्यभार को थोड़ा सहायता करने के लिए ये सहायक होते हैं राज्य मंत्री। और एक और होता है, एक और है राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार, ये इससे बड़ा होता है सहायक वाले से। अच्छा, कुछ विभाग ऐसे हैं उसके लिए न तो कैबिनेट मिनिस्ट्री दी जा सकती है और ना ही जो है ना उसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बनाया, एक नया सिस्टम बनाया, स्टेट मिनिस्टर बनाया, इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया। ये विभाग अध्यक्ष है, ये विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, कौन, सहायक जो होते हैं स्टेट मिनिस्टर,
ये तो किसी की सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये किसी विभाग के अध्यक्ष भी होते हैं। ऐसा विभाग जो छोटा सा है, ज्यादा बड़ा वो नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरे उप मंत्री, सब मिनिस्टर, ये क्या करते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनकी भी सेवा कर सकते हैं, इनकी भी सहायता कर सकते हैं, या कैबिनेट मिनिस्टर इनकी भी सहायता कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर नहीं किसी कर रहे हैं, किसी की भी कर सकते हैं, ठीक है। उप मंत्री है, ये सब मिनिस्टर है। क्या मैं समझा पाया? अब सुनो, जो कैबिनेट की जो बैठक होती है उसमें कौन हिस्सा लेते हैं, ये तो लेते ही हैं, इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। इनमें से कौन लेता है, इनमें से कोई नहीं लेता। केवल इसका ध्यान रखना, जब आमंत्रण किया जाए तब भाग लेते हैं, अपने आप तो ये वैसे भी नहीं लेते। कौन? आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा, आप क्रम बताएं, अवरोही क्रम में सजाओ। सबसे बड़े कौन हो गए आपके? उनसे थोड़ा नीचे जाऊं तो ये नहीं आएगा, पहले कौन आएगा? स्वतंत्र। अरे भाई, इसके पास में अपने आप एक अलग विभाग है, तो ये बड़े हो गए। उसके बाद में तीसरे नंबर पे राज्य मंत्री सहायक वाले, ठीक है। और लास्ट में सबसे छोटा कौन होता है? उप मंत्री। समझ में आ गई? तो जो मंत्री परिषद में सबसे छोटा पद होता है वो कौन सा है? उप मंत्री वाला। सबसे बड़ा है वो कौन सा है? कैबिनेट मंत्री। क्या मैं सुलझा पाया? ब्रेन में क्लियर हुई चीजें? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई आपका प्रश्न भी नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। मैंने कोशिश करी जितने आपके डाउट रहे वो समझ पाए। इन जनरल कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं राजमंत्री। राजमंत्री क्या, कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं, ठीक है, बाकी नहीं लेते हैं। लेकिन केवल इसके लिए ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रभार वाले के लिए जब बुलाया जाए, क्योंकि विभाग है तुम्हारे पास, तो तुम आ सकते हो। अदरवाइज ये इन जनरल सामान्य रूप से नहीं लेते हैं भाग। तो प्रश्न आएगा, सामान्य रूप से आपका कैबिनेट की बैठक में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य मंत्री और उप मंत्री ये भाग नहीं लेते हैं, क्लियर मना कर देना। लेकिन आमंत्रण पे कौन कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन में रहेगा कैबिनेट, ये क्या नाम है, ये राज्य मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीसरा उप मंत्री, और कहेंगे कि उपयुक्त में थे सभी। आंसर आप बताओ, तो कौन सा रहेगा? स्वतंत्र प्रभार वाला, ठीक है। यहां तक बात बता दी। अब चलते हैं सर मंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी सदन में बोलने व कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। मंत्रियों के विषय में क्या है, किसी भी सदन में, आप भले ही लोकसभा से हो लेकिन राज्यसभा में भी बोल सकते हो, राज्यसभा से हो लोकसभा में बोल सकते हो, यानी किसी भी सदन में क्या कर सकते हो, बोलने का और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर के मामले में बात करें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। कार्यपालिका पे नियंत्रण, कार्यपालिका बोले तो यहाँ पे सरकार, उस पर नियंत्रण कौन रखते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर रखते हैं, बाकी नहीं। अभी क्वेश्चन भीतर जा रहे हैं, ठीक है। अपने दिमाग के घोड़े थोड़े खोलो यार, देश में तुम ही पावर बनोगे और क्या है, आने वाला समय तुम्हारा नहीं होगा, पता है। इच्छा शक्ति जाहिर करो तो कुछ भी बन सकता है इंसान। प्रधानमंत्री मोदी वो भी इंसान रहे होंगे ना, बाले बच्चे रहे होंगे, वो भी खेले होंगे, तो सारा इसके ऊपर रहता है कौन की इच्छा शक्ति कितनी पावरफुल है। जिस दिन तुम चाहोगे वो पाओगे। तो ये हो गया सर, कार्यपालिका पे नियंत्रण रहते हैं आपके कैबिनेट वाले। दूसरी बात, ये कैबिनेट वाले मंत्री हैं, उनके बारे में बात करूं, ये सिफारिश राष्ट्रपति दोनों सदन में आपका सदस्य मनोनीत करता है, ठीक है, ना ओनली आरएस में। तो क्या बोला, जो कैबिनेट की जो सिफारिश होती है, फिर से सुनो। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है ये बताओ, संसद में कौन से सदन में आपका मनोनीत किए जाते हैं सदस्य? राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 किए जाते थे, अब नहीं है। यानी किसमें, राज्यसभा में तो है ना 12, कला साहित्य उसके फलाने के आधार पे, है ना। तो राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं, किसी की सिफारिश पे करते हैं। सिफारिश कौन करेगा? कैबिनेट जो है ना आपका, इस देश में जो कैबिनेट है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिमंडल बोला जाता है इसको, कैबिनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल। इसको क्या बोलेंगे? मंत्रिपरिषद। इसमें सारे प्रकार के मंत्री आते हैं। तो मंत्रिमंडल सिफारिश करता है दोनों सदन के लिए, ठीक है, सदस्य मनोनीत करने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ना ओनली आरएस, क्योंकि अभी क्या हो गया, एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया। चलते हैं सर, आपका एक टॉपिक है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है? 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला टॉपिक है आपका एजीआई, आर्टिकल 76 है। और वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। एट प्रेजेंट भी यही है, आर वेंकट रमणी, 2024 लिखा हुआ है पुस्तक में, ठीक है। एट प्रेजेंट कौन है? आर वेंकट रमणी। 16वें है आपके 10 अक्टूबर 2000, कहां से आपके, सॉरी 1 अक्टूबर 2022 से आपके, अभी भी है कौन? आर वेंकट रमणी। अब सुनो इनके बारे में बात करते हैं। हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हमने बताया था ना, प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो शक्तियां हैं वो क्या थी, इन्हीं की सिफारिश पे, प्रधानमंत्री की सिफारिश पे किसकी नियुक्ति होती है? एजीआई की। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक बने रहेंगे ये। अब सर ये बताओ, ये एजीआई है तो है क्या? महान्यायवादी आपने बोल दिया, काम क्या है, क्या करते हैं ये? तो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है सर, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। एक प्रश्न तो ऐसे बनेगा, उल्टा बनेगा, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है, ऑप्शन क्या रहेगा? ये है आपका एजीआई या महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। आंसर क्या रहेगा? या कानूनी अधिकारी की जगह वो एक शब्द बोलेगा विधि अधिकारी, कानूनी अधिकारी बोलो या विधि अधिकारी बोलो, लॉ ऑफिसर बोलो, बात एक ही है सर, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए सर आपकी? कौन एजीआई बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की आपकी औकात है तो आप एजीआई बन सकते हो। भाई तुम सरकार की तरफ से लड़ने जाओगे केस, और तुम्हें तुम्हारा क्या है, तो क्या हैसियत होनी चाहिए? तुम्हारी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक। इसका मतलब एलएलबी वगैरह हो,
बाकी वकालत करियो, कुछ भी कराओ, ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। शक्ति क्या है सर आज की, इसकी पावर क्या है एजीआई की? तो भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है इनको, आर्टिकल 76 का क्लॉज 3 कहता है भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है, किसको? एजीआई को। ये जब जाएंगे तो लाइन इन्हीं से शुरू होगी, क्योंकि सरकारी मसले इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको पहले प्रायोरिटी पे रखा जाता है। दूसरी बात, दोनों सदन में, किसी भी सदन में ये जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, किसी भी समिति में, सदनों की अलग अलग समितियां भी होती हैं, किसी भी समिति में ये जा सकते हैं, समिति के हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकते। तो भैया एमपी में इनमें अंतर क्या रह जाएगा? मतदान नहीं कर सकते। ऐसे प्रश्न आता है, घुमा करके कान घुमा करके पूछेगा वो रीजनिंग की तरीके से, वो कौन व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों में आपका भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, ठीक है, उसकी समितियों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मतदान का अधिकार नहीं है। आंसर क्या है? एजीआई। समझ आ गई बात है? ओके, मतदान नहीं है, ये आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं सर, आपके संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है इनको, आर्टिकल 105 का पैरा 4 कहता है, इनको नहीं ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार, जो एमपी को पावर होती है ना, आपकी विशेषाधिकार जो सहूलियतें होती हैं वेतन वाली, वो सब इनको भी मिली होती है। समाप्ति, अब ये जो एजीआई जो पोस्ट है, हम पहले ही हमें पता है कि कौन करते हैं यार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। कहने का मतलब ये समाप्ति कैसे हो सकती है कि आपका कौम द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए। एक बात तो यह है, सुनो, हटाए जाए, किनको त्यागपत्र के द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या राष्ट्रपति की इच्छा से रहे, या फिर खुद की इच्छा से वो कहेंगे हमें नहीं बनना, तो खुद भी तो त्यागपत्र दे सकते हैं ना। एक बात ये होगी। अब तीसरी बात क्या है कि जैसे ही आपका मंत्रिपरिषद आपका क्या कहती है, आपकी त्यागपत्र दे देती है, बर्खास्त हो जाती है, तो ये भी बर्खास्त हो जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं? समाप्ति हो जाती है। कब? कौम द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पे। हो सकता है कि अगली सरकार आए तो दोबारा नियुक्त कर ले, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता है। ये सारी चीजें थी किनके बारे में? आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। सर आपके एक और प्रश्न आता है, भारत में विधि अधिकारी कितने हैं सर? 3 हैं। सुनो गौर से, यहाँ पे खेल जाओगे, कोई आपसे पूछेगा ना या बारीकियां क्या है, तो भारत में कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी कितने हैं सर? तो 3 पोस्ट हैं। एक है आपका एजीआई, दूसरा है आपका सॉलिसिटर जनरल, और तीसरा है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनमें सर्वोच्च है कौन? आपका एजीआई। विधि अधिकारी कितने हैं? 3 में सर्वोच्च कौन सा है? अटॉर्नी जनरल। दूसरे नंबर का कौन है? सॉलिसिटर जनरल। और तीसरे नंबर का कौन है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मैंने हायरार्की में लिखा है, ये हायरार्की जानते हो ना, पदानुक्रम, पद सोपान के आधार पर लिखा है। तो विधि अधिकारी देश में कितने? देश के 3 विधि अधिकारी बताइए, एजीआई, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। कोई दिक्कत यहां तक? इनमें सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च तो भैया अटॉर्नी जनरल ही है, जिसमें आपका क्या है? आर्टिकल कौन से 76 इसको है। कहने का मतलब यहां से एक और चीज आई कि जो अटॉर्नी जनरल है वो तो कैसे संवैधानिक पद है। इनमें से 3 जो विधि अधिकारी, इनमें से संवैधानिक पद कौन सा है? एजीआई। और वैधानिक पद कौन से हैं? ये 2 हैं। वैधानिक और संवैधानिक के अंतर क्या है? जो संविधान में लिखित हो तो वो क्या है? संवैधानिक। और कानून के द्वारा पोस्ट बनाई गई, विधान के द्वारा बनाई गई, उसको बोलेंगे वैधानिक, ठीक है ना। तो ये 2 पोस्ट कैसी है? वैधानिक पोस्ट है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। खुश रहिए, ख्याल रखिए, रिवाइज करते रहिएगा। इंग्लिश वाले जो पढ़ना चाहे वो रुक जाए, बाकी सब खैर।